हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक निधि नाम की लड़की है, वो अपने पापा मम्मी के साथ रहती है, अच्छे से कॉलेज जाती है और उसको एक आदत है उसकी, रात में जो सपना देखती है तो उसका सपना कहीं ना कहीं से सच हो जाता है, लेकिन वो किसी से बताती नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, रोज तो नहीं होता है, और सपने भी लोग रोज नहीं देखते हैं। तो उसके सपने जो हैं लगातार चलते रहते हैं, कभी ना कभी, कभी किसी फ्रेंड के बारे में तो कभी किसी घर के बारे में, इस तरह से। लेकिन वो सपने की बात अपने तक ही रखती, कभी कभी अपनी मम्मी से बता देती है और कभी नहीं भी। उसकी एक बुआ जी हैं जो पास में ही रहती हैं, करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे। उसके फूफा जी की डेथ हो चुकी है, उनका एक बेटा भी है जो निधि से बड़ा है और वो भी जॉब करता है। तो बुआ जी विधवा हैं, वही रहती हैं पास में ही, और उनका बेटा भी रहता है। बुआ जी बहुत अमीर हैं क्योंकि वो ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, और वहीं पे रह रही हैं। उन्होंने क्या किया, पास में ही एक ज़मीन खाली पड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी, ले करके वहाँ पे घर बनाया और इतना बेहतरीन घर बनाया, चमचमाता हुआ, कि लग रहा कि पूरी कमाई उन्होंने उसी में झोंक दी। बहुत ही बेहतरीन। और वो निधि को जब कब अपने घर भी बुला लेती थी, कोई भी काम होता तो बुला लेती थी, क्योंकि वो अकेली रहती थी। और बेटा जो था उमेश, वो बाहर भी रहता था और आता रहता था। उनकी एक मेड थी जो काफ़ी एजड थी, तो वो जब कभी तबीयत उसकी ख़राब होती या कुछ और बात होती तो वो अपनी बेटी को वहाँ भेज देती। वो बेटी जो थी वो निधि के कॉलेज में ही पहले पढ़ती थी, और उमेश की एकदम मतलब हम उम्र थी, तो आती रहती, तो उसकी उससे निभती भी बहुत थी। जाने अनजाने जो है, जो उनकी बुआ जी थी, तो वो देख करके यही समझा करती कि ऐसा तो नहीं इन दोनों का कोई कांटेक्ट हो या कोई चक्कर हो। इस तरह से वो रिएक्ट करती, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता, लड़का जो था उनका गुस्सा हो जाता, नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं बताता, लेकिन अंदर ही अंदर उन लोगों का कुछ चल रहा था, लिव इन चल रहा था या कुछ भी चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अक्सर करके बातें किया करते, या फिर कहीं भी बाहर बैठे दिखाई पड़ जाते, या साथ में खाते, इस तरह से वो नोटिस करती। लेकिन वो कुछ जब भी कुछ कहती तो उमेश सीधे से मना कर देता। धीरे धीरे 2-1 साल जब बीत जाते हैं, तो अभी अचानक से जब उस पर जब शादी की बात करी जाती है उमेश से, तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं शादी करूँगा तो उसी से ही करूँगा, मेड की जो बेटी होती है। अब बुआ इसकी बिल्कुल तांडव मचा देती कि मैं इतने दिनों से वाच कर रही थी, देख रही थी ये होने वाला है, यही होके रहेगा, तब तुमने साफ मना किया, अब मेरी जो है समाज में इज्जत खराब करोगे, ये करोगे। वो बहुत कुछ गुस्सा होती हैं, लेकिन उमेश टस से मस नहीं होता। कहा मम्मी शादी करूँगा तो मैं इसी से, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। अब क्या करें, बहुत परेशान। वो घर भी जो है उन्होंने फिर क्या किया, इतना गुस्सा हुई कि तो थोड़े दिन की छुट्टी जो है, घर बिल्कुल आई नहीं, जहाँ पे जॉब करती थी वहीं पे वो रुक गई। लेकिन क्या करें, आखिर तो आना ही है, करना ही है। तो इन्होंने जो घर बनवाया था इतने चाव से, वो उन्होंने कहा कि मैं इसको हटा ही दूंगी, रखूंगी नहीं, तुम शादी कर लो, आराम से रहो जैसे भी चीज़ चाहे। लेकिन अब वो पीछे पड़े। फिर किसी तरीके से वो जब मान गई कि शादी, चलो ठीक है हम शादी करवा देते हैं, शादी करवा दी उन्होंने। इनको जब 2-3 साल पहले से ही पता चल रहा था कि ये कुछ कर रहा था, उसके बाद में ही इन्होंने घर बनवाया था और कहा चलो ठीक है इसी घर में शिफ्ट हो जाओ, तुम रहो। और ये गई वहाँ पे शादी के लिए, वहीं पे तैयारियां करवाई। कहा कि हम पूरे समाज के सामने तो शादी नहीं करेंगे, शादी जब करेंगे तो तुम्हारे कुछ एक मित्रों को मिला के कर दें, मुझे समाज में अपनी बेइज्जती नहीं करवानी कि एक इतनी बड़ी ऑफिसर और मेड की बेटी से शादी करवा रही अपने बेटे की। इस तरह से उन्होंने कहा। तो बेटा भी कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं। उसने भी अपने 4-6 मित्रों को बुला लिया जो उसके क्लोज में थे, और इन्होंने भी 2-4 रिश्तेदार बुलाए। उनकी मौजूदगी में शादी की तैयारी करी गई, मंडप सजा, सब कुछ हुआ। लेकिन ये क्या, जैसे शादी के जो है तैयारी शुरू हुई, वहाँ पे सब इकट्ठे हुए और बुआ जी ने आकर के वहाँ पे रोना शुरू कर दिया। निधि भी मौजूद थी, निधि के मम्मी पापा भी थे, सभी लोग थे। और उन्होंने इतना रो रो के तांडव मचाना शुरू किया, कहा कि तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो और समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, ये वो सब करके रोने लगी बहुत ज़्यादा तेज। तो अब बेटा इनका भड़क उठा, करने लगा, माँ जब तुम्हें यही हंगामा करना था तो शादी के लिए इतना मंडप क्यों सजाया, कुछ नहीं करना चाहिए था, मेरी शादी नहीं कराती, इससे अच्छा था जब इतना ही रोना धोना था। खैर पंडित जी किसी तरह से समझा बुझा के शादी करवाते हैं। और उस लड़की का क्या दोष जो आकर के बैठी थी शादी के लिए, भाई लाया गया था तभी तो आई थी, लेकिन की माँ को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ा और ये इन्होंने इतना तांडव किया। खैर जैसे तैसे शादी हो जाती। शादी के बाद ये दोनों उसी घर में आते, शिफ्ट होते, अपने कमरे में जाते हैं। शादी होके जैसे ही कमरे में जाते, सारे रिश्तेदार विदा होते हैं। ये क्या करती हैं, इनकी मम्मी बुआ जी निधि की, जा करके किचन में सारे बर्तन तोड़ना शुरू कर देती हैं, और बाहर भी जाने क्या क्या, कभी फ्लावर पार्ट तोड़ती, मतलब कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ मचाती रहती है, बहुत परेशान करती हैं। खैर वो रात बीतती, 2-1 दिन बीतते हैं
अब रोज की हाय हाय, कभी चाय के लिए तो कभी नाश्ते के लिए तो कभी कुछ कभी कुछ, बिल्कुल इन्होंने उसका रहना जीना दो भर कर दिया। अब वो बेटा बहुत परेशान है। निधि से बार बार बात भी होती, निधि को बहुत प्यार करता, छोटी बहन थी उसकी, बहुत मानता था और अपनी फ़ोन से बात किया करता था। अब ये लड़का एक दिन बहुत परेशान होता तो अपने चाचा के पास फ़ोन करता कि चाचा जी माँ मुझे बहुत परेशान करती हैं और मुझे रहने भी नहीं देती। तो चाचा कहते बेटा अब नामर्जी से शादी करी है तो कुछ तो झेलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा सह लो, फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो इग्नोर कर देते बात को। फिर लेकिन माँ उनकी जो है बहुत परेशान और भी करती, इनको बिल्कुल रुकने ही नहीं देती। एक दिन इतनी अति हो जाती है कि बेटा जो है अपनी दादी को फ़ोन करता है कि दादी अम्मा अगर ऐसा रहा चलता रहा तो मैं जो है बहुत जल्दी ही फिनिश हो जाऊंगा, बचूंगा नहीं, इतना माँ मुझे परेशान कर रही है। तो दादी कहती बच्चे तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करी, कुछ तो झेलोगे ही, ऐसा करो तुम थोड़ा दिन के लिए इधर उधर हो जाओ ताकि उसका गुस्सा उतर जाए। तो कहते हैं माँ जो है 3 साल से मेरे पे इतना गुस्सा है, अभी क्या उसका गुस्सा उतरेगा। इस तरह से करके फिर दादी भी बात इग्नोर कर देती हैं और फ़ोन काट देती हैं। अब ये उमेश बहुत परेशान। उसी रात निधि जो है सपने में देखती क्या है कि उसका जो भाई है उमेश, वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। अब ये बहुत डर जाती है, बताती किसी को नहीं अपने सपने की बात, डर जाती है। जब कॉलेज जाती है और कॉलेज जाने के बाद में वहाँ पे जो है इसको जो चैन नहीं पड़ता है, तभी फटाफट से अपनी स्कूटी निकालती, वहाँ से हड़बड़ाई हुई निकलती। तो इसके टीचर देख लेते, पूछते निधि कहाँ जा रही हो। तो निधि अपने मन की बात बताती, मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई को कुछ हो गया है। और ये हड़बड़ाती हुई जाती है स्कूटी पे। तो सर कहते हैं कि ऐसा करो तुम अपनी एक फ्रेंड को भी साथ में ले लो ताकि तुम स्कूटी अच्छे से चला सको, या तो तुम पीछे बैठ जाओ और वो स्कूटी चला। और वो वहाँ से एक मित्र को अपनी ले लेती है दोस्त को, और वो स्कूटी चलाती है, पीछे बैठती है, घर आती। घर जब आती है, वही नया घर जो बुआ जी ने बनाया था चमचमाता हुआ, वहाँ पे देखती क्या है बहुत भीड़ लगी हुई है। ये क्या देखती क्या है, जो नई भाभी उसकी रो रही बैठी। तो पूछती भाभी क्या हुआ। भाभी कुछ नहीं बताती, बस ऐसे उंगली उठाती, देखती क्या है वहाँ पे बहुत भीड़ है। तो एक सज्जन वहीं पे बैठे हुए थे, वो कहते हैं बेटा उमेश ने जो है अपने आप को ख़त्म कर लिया, अब तुम्हारा भाई दुनिया में नहीं रहा। अब ये सुनती तो वहीं पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर इसको पानी के छींटे उटे दे करके उठाया जाता है, बहुत मुश्किल से होश में आती है। तो धीरे धीरे करके इसको लेके जाते हैं वहाँ जहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, बाहर कमरे से बाहर निकाल के लोगों ने रखा था। तो वहाँ पे सब बताते हैं, वो देख तो पाती नहीं क्योंकि इतना बदहवास हो जाती है। फिर आती है एम्बुलेंस और उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन पीछे इसको चैन नहीं पड़ता। फिर ये जाती है स्कूटी से हॉस्पिटल। जब जाती है तो वहाँ पे जहाँ पे इसको रखा गया था, मैं इसको देखती है क्या है, इसका भाई जो है अंडरवियर पहने हुए है और उसके गले में एक काला सा निशान पड़ा है, जबान भी उसकी निकली हुई, वो भी काली है, उसकी आंखें बाहर को निकली और पूरा खून खच्चर ऐसे मुंह पे हुआ पड़ा है, जैसे जगह जगह नोचे ओचे से निशान बने हैं। तो वो ये सोचने लगती है कि मेरा भाई तो हमेशा फुल कपड़े में रहता था, इसने ये अंडरवियर क्यों पहन के रखा हुआ, वो भी दिन की घटना है, मैं तो कॉलेज गई थी, अभी तो रात भी नहीं, जिससे कोई सोता है तभी अपने कपड़े उतारता ऊपर से। तो ये बहुत मतलब सख्ते में आ जाती है। वहीं से अपने पापा मम्मी को फ़ोन करती कि पापा ऐसा देखो भाई ने जो है कुछ कपड़े भी नहीं पहने हुए, जरूर इनके साथ कुछ गलत हुआ है, आप आइए और यहाँ देखिए आकर के। जब सूचना उनको मिलती है तो वो लोग भी आते हैं, सब देखते हैं, लेकिन सब अपने तक ही बात रखते हैं, कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं। इधर बुआ जी को भी सूचना दी जाती है, वो भी आती हैं रोती चिल्लाती हैं। करीब 1 ही 2 दिन के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाती। ऐसा लगता है कि उनके सिर से बड़ा कोई बोझ उतर गया। पूरा जो खानदान है बैठा हुआ पूरा गमगीन है, लेकिन बुआ जी तो बिल्कुल नॉर्मल है। सभी देखते हैं, बड़ी हैरत है कि बुआ जी इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हैं। इनका तो इकलौता बेटा था, जीने का सहारा था, बस यही था, कुछ था भी नहीं। और लेकिन ये क्या, बुआ जी तो सबको हैरान परेशान कर दी अपनी हरकतों से। खैर बुआ जी वहाँ से, उनको फिर फ़ोन आता है ऑफिस से, उनको जाना होता है, तो बोल के सब रिश्तेदारों से जाती हैं कि आप लोग यहीं रुकिए 2-1 दिन, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तो भाई सारे लोग रुके रहते हैं। बुआ जी चली जाती, बहू भी घर ही में होती है। सभी लोग जो है इंतज़ार करते हैं कि जब वो आएंगी, तो क्योंकि अभी 13वीं तो होनी ही थी। तो 3-4 दिन और बीतते हैं, ऐसे करके हफ्ता बीत जाता। जिस दिन 13वीं का दिन होता है उसके 1 दिन पहले ही जो है ये सो रही होती है निधि वहीं पे घर पे ही, और देखती क्या है कि उसका भाई जो है बीचों बीच वहीं जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी वहीं पे वो बैठा हुआ है। उसके पास में एक कलश रखा हुआ, उसमें जैसे लगता है उसकी हड्डियाँ रखी गई हैं या कुछ भी है, और वो जो है बहुत ऐसे करके बैठा हुआ, यूं गमगीन सा ऐसे कर रहा है। उसके बाद एकदम से हंसने लगता है। फिर जो है कहता, निधि तुम मुझे ढूंढना चाहती हो, अगर मुझे ढूंढना चाहती हो तो मेरे बेड के नीचे देखो।
तो एकदम से वो चौंक जाती है कि मेरा नाम लेकर के भाई मेरा कह रहा है, उठ जाती है एकदम से और फिर फ़ोन करती, पापा मम्मी आप आइए, अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, मुझे अजीब अजीब फिर से सपने दिखने लगे। तो फिर कहते क्या तुमने ऐसा देख लिया जो डर रही हो इतना? तो किसी और को तो नहीं बताती, मम्मी से बताती, मम्मी उसकी आती हैं तो फिर अन्य लोगों को भी बताती हैं कि भाई जाओ देखो जाके, अगर भाई उसको कहा है कि सुराग ढूंढना है या मुझे मिलना है तो भाई ये चीज़ देखो। तो वो जा करके पूरा इधर उधर चेक करते हैं। अभी तक कोई इंक्वायरी हुई ही नहीं थी, जो होती तो पता चलता कि कहाँ क्या है कैसे नहीं है। भाई उसने फांसी लगाई थी, उसका पता भी तो लगाना चाहिए था कि कहाँ पे क्या है। खैर वो जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी, लोगों ने रखी थी, वो जगह देखते हैं, खिड़की के पास देखते हैं। तो खिड़की के पास क्या दिखता है कि सामने से जो है जो नज़ारा दिखता है कि एक बड़ा सा पेड़ है, वहाँ पे शिवलिंग ऐसे रखा हुआ, जल चढ़ाया जाता है। वहाँ पे ऐसे लगता है बहुत सारे कौवे जो हैं बैठे हुए उधर ही को देख रहे हैं। बहुत सारे कौवे हैं, कुछ कौवे जो हैं इधर एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो कुछ आगे को खींच रहे हैं, कुछ पीछे को खींच रहे हैं। और उसी के कमरे से ये सीन दिखता और कहीं नहीं। ऐसी जगह पे उसका बेडरूम बना था कि वहीं पे जो है वो अजीब अजीब से चीज़ें रखी हुई थी। शिवलिंग के थोड़ी दूरी पे जो है इधर कौवे थे और इधर एक बड़ा सा पता नहीं कौन सा जानवर था कि सब उसको खींच रहे थे, और वो आगे को भाग रहा था, वो खींच रहे थे। जैसे कि कुछ निगेटिविटी है जो उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वो अकेला ही है जो बचने की कोशिश कर रहा, ऐसा दिख रहा था वहाँ से खिड़की से सीन। खैर वो जब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो उसको वाकई में उसी टाइप का एक लोटा दिखता है, लेकिन लोटा वो होता है गुल्लक टाइप में, शो पीस। तो वो भी रखा हुआ है, उसको वो छूती नहीं है, रखा रहने देती है। जो उसने सपने में देखा वो उसने वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ शोकेस देखा। जब शोपीस देख लेती है शोकेस में रखा हुआ तो उसको छूती नहीं है, फिर आगे बढ़ती है। अचानक से उसकी नज़र जो है बेड के नीचे जाती है। बेड के नीचे एक बक्सा टाइप में रखा होता है, लकड़ी का बॉक्स इतना बड़ा सा होता है। वो उसको खिसका के निकालती सभी लोगों की मौजूदगी में उसको खोला जाता है। जब खोलती तो देखती क्या उसमें एक मैरिज सर्टिफिकेट रखा हुआ। मैरिज सर्टिफिकेट वो भी 3 साल पुराना। तो बोलते शादी तो भी 3 महीने पहले ही हुई है और ये तो 3-4 साल पुराना सर्टिफिकेट। देखती क्या उसमें दूसरी डेट पड़ी हुई है। तो वो सोचने लगती हैं कि ये बुआ जी को पता था कि इस लड़के ने शादी पहले से कर ली है, लिव इन में रह रहे हैं, घर पे रहते हैं, और इसीलिए तब भी इन्होंने किसी को बताया नहीं और फजूल में शादी का हंगामा कटा के क्या चाहती थी, क्यों इतना परेशान कर रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि अपने बच्चे की जान लेना चाहती थी। ऐसे करके सब लोगों ने अपनी अपनी मतलब बात रखी वहाँ पे, लेकिन खैर वो बात आई गई हो जाती है और चीज़ें भी ढूंढी जाती है वहाँ पे। तो अजीब से कुछ चीज़ें मिलती, कभी कुछ अलमारी कोने में ये मिल रहा पता नहीं क्या लपेटा हुआ, तो कहीं उस कोने में, कुछ में कमरे में उसको 3-4 चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो बहुत ख़राब दिखती हैं। वो खैर वो छुआ नहीं जाता है। वो कहते हैं भी चलो ठीक है, कल 13वीं हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन उनके पापा का माथा ठनक गया कि आखिर उमेश के साथ ऐसा क्या हुआ था। उनके जानने के अंदर से इतनी इच्छा हुई कि देखते हैं, संपर्क करते हैं। 13वीं इधर चल रही होती है, दूसरे दिन भोज हो रहा होता है और ये पहुंच जाते हैं तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। उसी घर से जो वो लोटा या शोकेस टाइप का जो था, शोकेस में था छोटा लोटा, और भी कुछ चीज़ें उठा के वो ले जाते हैं। निधि भी साथ में जाती है और तांत्रिक बाबा से पूछती है। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं ये तो तुम लाए हो ठीक है, हम थोड़ा सा देखना भी चाहेंगे। तो तांत्रिक बाबा वहाँ पे आते हैं, एक राउंड लगा के घर के, और चले जाते हैं। जैसे वो घर में घुसते हैं और वापस मुड़ते हैं, कहते हैं तुम लोग बस मेरे साथ चलो, और दोनों को लेकर के जाते हैं। वहाँ बताते हैं कि ये जो बीच में बैठी हुई थी महिला वो कौन है। तो कहा कि मैंने तो जान लिया लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो उसके पापा जो है निधि के बताते हैं कि ये इन्हीं की बुआ जी हैं, यानी कि मेरी बड़ी बहन। तो कहते हैं जो आपकी बहन है, जो इन्होंने घर ये बनवाया था, तो इस घर की नींव में, पूरी नींव में इन्होंने काला जादू करवा दिया था। काला जादू से रिलेटेड सारी चीज़ें रखवा दी थी। ये अपने लड़के और बहू को जो है शादी करने के बाद यहीं शिफ्ट कराना चाहती थी, और कह रही इनका मन इरादा था कि कभी इनकी गृहस्थी ना चले, और ये हमेशा परेशान है, सिर्फ ये पर इसको जो है परेशान करना चाहती थी। इसीलिए काले जादू से भर कर इन्होंने ये घर बनवाया था ताकि यहाँ रहें और हमेशा परेशान रहे, और उनको परेशान ही किया करती थी। उसी परेशानी के चलते चलते वो इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी जान दे दी। अब बुआ जी खुद अपने बच्चे की मारने की वो हैं, हत्यारी हैं। तो सभी के मुँह से एक साथ निकला क्या बात है, एक माँ ही बच्चे की जान ले ली। तो कहा कि हाँ, माँ ने अपनी जिद के चलते अपने बच्चे की जान ले ली काले जादू के जरिए। शादी भी कराई और उसके बाद उसकी जान भी ले ली। बहू सिर पटक पटक के रो रही थी, माँ जी आपने ये क्या किया, आपने अपने ही पुत्र की जान ले ली, हमको भी मतलब अनाथ कर दिया, अब क्या होगा। तो कहा जैसे हम रहते हैं वैसे तुम भी रहो। माता जी के ये वचन थे कि जैसे हम रहते हैं वैसे तुम भी रहो।
बहू बहुत हैरत से उनकी तरफ देखने लगी कि माता जी आपने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या, अब तो सब कुछ हो चुका था। तो ये काले जादू ने सबकी जान ले ली वहाँ पे, समझ लीजिए एक तरह से सबको एकदम अनाथ कर दिया। और उनकी जिद जो थी शादी ना करे, इसलिए इन्होंने इतना सब किया। तो ऐसी भी एक माँ थी देखो। तो ये जो है अब चीज़ें हो जाती हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते। वो तो उसके सपने के जरिए से पता भी चल गई, उन्होंने पूछ भी लिया तांत्रिक से, नहीं तो ये सब चीज़ें नहीं पता चल पाती। तो ये थी एक निधि की कहानी जो उसके सपने से हकीकत तक आई। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।